A very warm welcome to all of you to Judicious, and especially in today's lecture where we are gonna start our new act. अभी तक we have already concluded, हम खत्म कर चुके हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और उसमें स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारे लास्ट था जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का टॉपिक हमने लास्ट कंक्लूड करा। आज हम स्टार्ट करेंगे नया एक्ट विच इज कॉल्ड सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। एज द नेम सजेस्ट, गुड्स की सेल के बारे में ये पूरा का पूरा एक्ट होगा। तो इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। सबसे पहले देखिए, ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ये ओरिजिनली इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फिर क्या हुआ, सन 1930 यानी 1930 में इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ सेक्शंस जो कि थे सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 123, जो कि बेसिकली डील करते थे सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स के साथ, तो इन सेक्शंस को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिमूव करा गया और एक नया एक्ट क्रिएट करा गया जिसका नाम रखा गया क्या, इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये क्रिएट करा गया। ये जो एक्ट था सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये फोर्स में कौन सी डेट को आया, 1 जुलाई 1930 को। और बाद में, क्योंकि बाद में इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, तो 1963 में इस इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो इसका नाम था उसमें से ये इंडियन वर्ड हटा दिया गया, बिकॉज वो अंडरस्टूड था कि अब नाउ वी आर एन इंडिपेंडेंट स्टेट, तो जो भी हमारे एक्ट होंगे वो ऑब्वियसली हमारे कंट्री के हैं। तो ये इंडियन वर्ड यहां से हटाया गया और नाम रखा गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अगर हम सेल की बात कर रहे हैं तो जो दो पार्टीज एक सेल के अंदर इन्वॉल्व होंगी वो होती है एक सेलर और दूसरा बायर। और बेसिकली इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है सेलर और बायर के बीच में वो होता है क्या, कि सेलर कुछ गुड्स बेचता है किसको, बायर को। तो पहली चीज जो हमें यहाँ पर ध्यान रखने वाली है वो ये कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो भी गुड्स की हम बात करेंगे जिनकी सेल होगी वो सिर्फ और सिर्फ मूवेबल गुड्स होने चाहिए। मतलब कि इमूवेबल गुड्स यानी कि लैंड, बिल्डिंग, इन सब चीजों से हम डील नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन गुड्स से डील करेंगे जो कि मूवेबल है। पहली चीज ये समझ लीजिए। इनकी कैटेगरी क्या होती है आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जो ये मूवेबल गुड्स हैं इनकी सेल होगी। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि इन मूवेबल गुड्स की सेल भी हो सकती है। सेल मतलब कि इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, एक गुड्स दे दिए, पैसे ले लिए, सेल हो गई। या फिर एक एग्रीमेंट टू सेल भी यहाँ पर किया जा सकता है जिसमें कि जो ओनरशिप का ट्रांसफर होगा फ्रॉम द सेलर टू द बायर वो इमीडिएट ना होकर के कब होगा, एट अ फ्यूचर डेट। तो ये चीज भी क्लियर है। दोनों ही कंडीशंस में जो सेलर है वो क्या, उसके क्या बेसिकली इसको डिफाइन कैसे करा जाएगा, दैट सेलर इज द वन हु आइदर सेल्स द गुड्स, अगर वो सेल का एग्रीमेंट सेल कर रहा है इमीडिएटली तो ही इज सेलिंग द गुड्स इंस्टेंटली, तो यानी वो भी सेलर हो गया। दूसरा, अगर वो एग्रीमेंट टू सेल कर रहा है तो भी वो सेलर ही कहलाएगा ऑब्वियसली। दैट मीन्स दैट इफ ही एग्रीज टू सेल तो भी वो सेलर ही है। यानी कि सेलर वो पर्सन है जो या तो गुड्स को सेल कर रहा है इमीडिएटली या फिर एग्री कर रहा है उनको सेल करने के लिए एट अ फ्यूचर डेट। ऑन द अदर हैंड, अ बायर इज सिमिलरली ही इज द वन हु आइदर बाइज द गुड्स, या तो वो गुड्स को बाय कर रहा है, इंस्टेंटली परचेज कर रहा है, या फिर ही अग्रीज टू बाय द गुड्स, तो भी उसको बायर ही कहा जाएगा। ये छोटा सा इनका एक कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर करा। अच्छा, ये सारा जो ट्रांजैक्शन होगा क्या ये फ्री में होगा? बिल्कुल भी नहीं। बदले में बायर को भी कुछ चीज देनी पड़ेगी सेलर को। कंसिडरेशन तभी तो माना जाएगा फॉर बोथ ऑफ देम। तो
तो अगर बायर इन गुड्स के बदले कोई और गुड्स सेलर को दे रहा है, मतलब कि सेलर से कुछ गुड्स ले लिए और बदले में कोई और गुड्स उन्हीं गुड्स की वैल्यू के हिसाब से, उसी के कंपैरिजन में अगर वो कोई और गुड्स सेलर को वापस दे रहा है, कौन? बायर, तो क्या इस ट्रांजैक्शन को पूरे को हम सेल कह सकते हैं? द आंसर इज नो, ये तो सेल नहीं है, क्योंकि गुड्स के बदले गुड्स दिए जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये तो बिल्कुल क्लियर है कि इट इज अ एग्जांपल ऑफ बार्टर सिस्टम, मीनिंग दैट एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज टेकिंग प्लेस ओवर हियर, और एक्सचेंज ऑफ गुड्स को हम सेल के अंदर इंक्लूड नहीं करते, यानी कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बार्टर सिस्टम या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स का कोई भी लेना देना नहीं है। फर्स्ट थिंग, तो कब इसको सेल बोला जाएगा? अगर ये बायर सेलर को इन गुड्स के बदले कुछ पैसे दे, तो क्या अब इसे आप सेल बोलेंगे? आप कहेंगे जी बिल्कुल, ये तो एक टिपिकल सेल का केस बन गया, यहां पर गुड्स ले लिए, पैसे दे दिए। मतलब कि मॉनेटरी कंसिडरेशन एक एसेंशियल चीज है अगर आपको एक वैलिड सेल का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है, तो मॉनेटरी कंसिडरेशन का होना इज मैंडेटरी, इट इज एसेंशियल। ठीक, ये समझ में आ गया। अच्छा, ये जो सेलर है, अच्छा एक और चीज, आजकल हम एग्जांपल देखते हैं, पुराना गैस स्टोव लाइए नया ले जाइए, या मोबाइल का एक्सचेंज ऑफर, या फिर टू व्हीलर्स में ग्रेट एक्सचेंज धमाका, ये कुछ ऐसा एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ भी तो गुड्स के बदले गुड्स दिए जा रहे हैं, तो ये तो बार्टर हो गया, क्या ये सेल नहीं है? देखिए, इन सारे एग्जांपल्स में गुड्स के बदले गुड्स जरूर मिलते हैं, मगर साथ में मनी का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। आपका पुराना मोबाइल फोन वो आपसे ले रहे हैं और नया मोबाइल फोन दे रहे हैं, मगर जो दोनों के बीच का डिफरेंस अमाउंट है वो तो आप पे करेंगे। यही एक जो है पैटर्न रहेगा अगर कोई और प्रोडक्ट है, या तो गैस स्टोव या फिर कोई टू व्हीलर, यानी कि पार्ट गुड्स, यानी कि पार्ट में तो गुड्स दे रहे हैं आप, पुराना मोबाइल फोन, और बाकी पैसे आपने कैश दे दिए, पार्ट मनी। अगर पार्ट गुड्स और पार्ट मनी इन दोनों चीजें प्रेजेंट हैं, तो भी हम वैलिड सेल कहेंगे। खाली गुड्स अगर एक्सचेंज हो रहे हैं तो वो सेल में नहीं आएगा, मतलब कि मनी का होना जरूरी है, चाहे फुल ना हो, पार्ट में ही हो। ठीक है, ये चीज याद रखने वाली है, मनी का एक्सचेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइदर कंप्लीट और इन पार्ट्स। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि ये जो सेलर है वो डायरेक्टली बायर से कांटेक्ट ना कर एक अपना रजिस्टर्ड मर्केंटाइल एजेंट अपॉइंट करे, जो इस सेलर के, जो सेलर प्रिंसिपल कहलाएगा, क्योंकि उसने एजेंट अपॉइंट कर दिया है। अब ये एजेंट उस प्रिंसिपल सेलर के गुड्स को बायर को आगे बेच देगा। ये भी इस तरीके से भी सेल हो सकती है, बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन में हमने एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक अभी लास्ट वही कवर करा है, मैं लिंक यहाँ पर अटैच कर देता हूँ। तो मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है हमें पता था, वो व्यक्ति जो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर गुड्स सेल कर सकता है, गुड्स बाय कर सकता है, कंसाइन कर सकता है किसी और को, और प्लेज भी कर सकता है। प्लेज का अगेन आई एम जस्ट अपलोडिंग अ लिंक, ये वीडियो भी हमारा ऑलरेडी क्लियर हमने अपलोड कर चुके हैं कि क्या होता है प्लेज। तो ये सारे राइट मर्केंटाइल एजेंट के पास होते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक सेलर एक अपने मर्केंटाइल एजेंट के थ्रू भी वैलिड सेल कर सकता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में उसका भी प्रोविजन है। प्लेज के बारे में हम देख चुके, हमें बस थोड़ा सा ये समझना है, प्लेज और मॉर्टगेज अक्सर ये गिरवी रख देना जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो ये इंटरचेंजेबली यूज कर दिए जाते हैं। मेरी घड़ी उसके पास गिरवी है, या फिर मेरी जमीन या मेरी बिल्डिंग उसके पास गिरवी है। हिंदी में तो दोनों को एक ही वर्ड बोला जाता है, मगर एक्चुअल में देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ प्लेज एंड अ मॉर्टगेज, एंड द डिफरेंस इज दैट प्लेज इज बेसिकली अ सिक्योरिटी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अगेंस्ट द लोन। प्लेज के केस में खाली मूवेबल प्रॉपर्टी को रखा जाता है एज अ सिक्योरिटी। प्लेज के टॉपिक में हमने पढ़ा, एग्जांपल गोल्ड या कोई भी और ऐसी मूवेबल वैल्यूएबल गुड। जबकि मॉर्टगेज के अंदर सिक्योरिटी दी जाती है किसकी? सिक्योरिटी ऑफ
इमूवेबल प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन, यहां पर सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की को गिरवी रखा जाता है अगर हिंदी वाले वर्ड में हम बात करें। एग्जांपल कोई भी बिल्डिंग या लैंड, ठीक है। ये इन दोनों के बीच का एक डिफरेंस है विच यू नीड टू नो। इन दोनों का हालांकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट से क्या लेना है अभी हम डिसाइड करेंगे, अभी देखते हैं। आगे बात करते हैं एक और चीज की। अगर एक बार बायर ने गुड्स खरीद लिए, यानी कि सेल हो चुकी, सेलर ने सेल कर दिया गुड्स बायर को, अब बायर के पास क्या राइट्स हैं उन गुड्स को लेकर? बायर के पास ऑब्वियसली सारे ही राइट रहेंगे। वो चाहे तो इन गुड्स को आगे सेल कर दे जो उसने खरीदे हैं, चाहे तो उन्हीं गुड्स को आगे वो किसी को गिफ्ट कर दे विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न। मन में आया तो उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, ओनर है कुछ भी कर सकता है। या फिर अगर कोई कंज्यूमेबल गुड्स हैं तो ही कैन इवन कंज्यूम दोज गुड्स, मीनिंग दैट उन गुड्स की जनरल ओनरशिप से मतलब प्रॉपर्टी, तो यानी कि उन गुड्स की जनरल ओनरशिप या जनरल प्रॉपर्टी उन गुड्स आ जाती है किसके पास? बायर के पास, एक बार अगर उसने गुड्स को परचेज कर लिया। और जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो भी सिर्फ जनरल प्रॉपर्टी यानी कि जनरल ओनरशिप ऑफ गुड्स में डील करता है। तो इस डिस्कशन से एक चीज समझ में आई कि भैया जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है, गुड्स के ऊपर हर तरीके का राइट है बायर का। तो क्या, और ये भी हमने देखा कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स में ही डील करता है। क्या जनरल प्रॉपर्टी के अलावा भी कोई और टाइप की प्रॉपर्टी होती है? डिस्कस करते हैं। एक हो गई जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स, और हाँ जी बिल्कुल दूसरे तरह की प्रॉपर्टी इन गुड्स क्या होती है? स्पेशल प्रॉपर्टी इन गुड्स। क्या है दोनों में डिफरेंस? जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स में बोला गया कि सेलर कैन सेल द गुड्स इन जनरल, जो जनरली आमतौर पर जो सेल हो रही है उसमें तो जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जाती है फ्रॉम द सेलर टू द बायर। और क्योंकि यहां पर सेलर इज द ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स, सेलर उन गुड्स का ट्रू ओनर है, वो उन्हें आगे बेच सकता है, उनकी जनरल प्रॉपर्टी आगे बायर को ट्रांसफर कर सकता है। तो स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? यहां पर सेलर कैन सेल द गुड्स, यस यहां पर भी सेलर गुड्स तो सेल कर सकता है बट ओनली अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कुछ स्पेशल केसेस में ही सेलर ये गुड्स सेल कर सकता है। कौन से हैं वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस, वो हम अभी देखते हैं। एक चीज और समझिएगा, यहां पर सेलर यहां पर ओनर ऑफ द गुड्स नहीं है, जो कि जनरल प्रॉपर्टी के केस में था। जनरल प्रॉपर्टी के केस में तो seller is the true owner of the goods. However, in special property in goods, seller is not the owner of the goods. तो ऐसा कैसे हो गया कि सेलर ओनर नहीं है फिर भी उन्हें स्पेशल सर्कमस्टांसेस में गुड्स को सेल कर सकता है? वो ऐसे कि सेल ऑफ प्लेज्ड गुड्स, प्लेज हम पढ़ चुके हैं, वो गुड्स जिनका प्लेज किया गया हो। तो सेल ऑफ प्लेज्ड गुड्स इन केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन बाय द प्लेजर, गुड्स गिरवी रखे हुए थे, उनको छुड़ाया नहीं जा रहा है, अब उनका जो उनके अगेंस्ट जो लोन ले रखा था वो वापस नहीं रीपे कर रहा प्लेजर, तो जो प्लेजी है वो उन गुड्स को इस सिचुएशन में आगे सेल कर सकता है। इसको बोलते हैं हम स्पेशल प्रॉपर्टी इन गुड्स। एक चीज याद रखिएगा, स्पेशल प्रॉपर्टी यानी कि प्लेज और मॉर्टगेज के केस में जो सेल होती है उसको सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें इंक्लूड नहीं करा गया है। सो यू कैन टेक अ ब्रेथ ऑफ रिलीफ कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कम से कम प्लेज और मॉर्टगेज के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, उनका इस एक्ट से कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। मूविंग अहेड, सो कुछ याद रखने वाले पॉइंट्स यहां पर मेंशन करता हूं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी में डील करता है, हमने देखा। वो जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स में डील करेगा, ये भी क्लियर कर लिया। और सेल के साथ साथ एग्रीमेंट टू सेल में भी वो डील करता है। यानी कि अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी में डील कर रहा है तो किस चीज में डील नहीं कर रहा होगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी, नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैं उसका इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में वो कोई भी डील नहीं करेगा, सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी।
जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स में डील करेगा तो मतलब कि स्पेशल प्रॉपर्टी इन गुड्स, यानी कि प्लेज और मॉर्गेज के केस में जो हम स्पेशल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं उनसे सेल ऑफ गुड्स का कोई रिलेशन नहीं है। प्लस सेल और एग्रीमेंट टू सेल में तो डील करेगा मगर मॉर्गेज या प्लेज में नहीं, ये हमें याद रखना है। So with this previously concluded discussion, we arrive at the definition of contract of sale. So basically, a contract of sale is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer, यानी कि ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर एक सेलर ट्रांसफर करता है या फिर ट्रांसफर करने के लिए अग्री करता है। क्या चीज? द प्रॉपर्टी इन गुड्स। प्रॉपर्टी से हमारा मतलब यहां पर ओनरशिप से है। तो ये ट्रांसफर कर रहा है या ट्रांसफर करने के लिए एग्री हो रहा है किस चीज के लिए? द प्रॉपर्टी इन गुड्स। किसको ट्रांसफर करेगा? टू द बायर। और क्या फ्री में करेगा? बिल्कुल भी नहीं, फॉर अ प्राइस। सो अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर एग्रीज या तो ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। Let's have a look at some of the essential elements of contract of sale. Minimum two parties, obviously, one buyer, one seller. Subject matter must be movable goods only. बिल्कुल ठीक बात है। Immovable goods तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर आता है, हम उसको यहाँ पर उसकी सेल के बारे में बात नहीं करेंगे। ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू बायर, बिल्कुल सही। स्पेशल प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। मॉनेटरी कंसिडरेशन इज अ मस्ट, चाहे ₹1 का ही ट्रांजैक्शन हुआ हो, इट हैज टू बी देयर, इट इज मैंडेटरी। एंड इसके अलावा वो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के थे, जिनका मैं लिंक यहाँ पर आपको शेयर कर रहा हूँ, वो सारे भी प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सेल के साथ साथ क्या लिखा हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल एलिमेंट भी यहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ गुड्स देखते हैं। तो कुछ गुड्स इस सेल ऑफ एक्ट्स के अंदर एज अ गुड्स इंक्लूड करे हैं, कुछ नहीं करे गए। ओल्ड, रेयर एंड एंटीक कॉइन्स आर इंक्लूडेड, वेरी मच इंक्लूडेड, मगर सिर्फ ओल्ड कॉइन्स, करंट जो करेंसी में कॉइन चल रहे हैं इन सर्कुलेशन, वो नहीं। ओल्ड, रेयर एंड एंटीक कॉइन्स गुड्स में आ जाएंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स में आएगी, बिल्कुल ठीक बात। स्टॉक्स एंड शेयर्स अगेन दे आर इंक्लूडेड एज गुड्स, मूवेबल गुड्स। ग्रोइंग क्रॉप्स, स्टैंडिंग टिम्बर और ग्रास, यानी कि वो सारी चीजें, एनीथिंग अटैच्ड टू लैंड दैट कैन बी कट बिफोर सेल। क्रॉप्स को हम कट करके सेल करते हैं, टिम्बर, लकड़ी और ग्रास ये भी सेल हो जाती हैं, बट आफ्टर कटिंग देम सेपरेट फ्रॉम द लैंड, क्योंकि लैंड तो इमूवेबल हो गया। तो खेत बेसिकली जो हमारा फार्म है वो एक इमूवेबल गुड्स के अंदर आएगा, और वहां का जो फार्म प्रोड्यूस है दैट इज अ मूवेबल गुड्स, तो वो उसके अंदर इंक्लूडेड है। वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल एज वेल एज कॉपीराइट, ये सब इनके गुड्स में इंक्लूड करे जाएंगे इस एक्ट के अंदर। क्या चीजें छोड़ रखी हैं बाहर? मनी, बिकॉज मनी इज नॉट अ गुड, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, और एक्शनेबल क्लेम्स वो भी इस एक्ट में से एज अ गुड्स उनको कंसिडर नहीं करा गया। क्या होते हैं एक्शनेबल क्लेम? हमारा यूनिट 5 है, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स एंड चेक्स। तो ये वो सर्टेन थिंग्स हैं which are certain goods which are included and which are not। मूविंग अहेड, अगर गुड्स को टाइप्स को हम डिवाइड करें तो बेसिकली 3 टाइप्स के गुड्स यहाँ पर देखे गए। फर्स्ट इज एग्जिस्टिंग गुड्स, एग्जिस्टिंग नाम से पता चल रहा है जो जिस टाइम पर सेल हो रही है वो एग्जिस्टेंस में है। These are already in existence at the time of sale. Not only existence, these are also in the ownership and possession of the seller. Seller के पास इनकी ownership भी है और possession भी। और इन existing goods को आगे डिवाइड करा गया किसमें? Specific goods, यानी कि वो goods जो कि identified and separated from the lot हैं।
एक पूरा लॉट एक साथ बहुत सारे गुड्स हैं, उनमें से आपको अपना वाला अलग, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल वेजिटेबल खरीदने जाते हैं तो उसकी जो वेजिटेबल वेंडर जो है उसकी शॉप से हम मान लीजिए बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, आलू बहुत सारे रखे हुए हैं, देयर इज कैरेट, देयर इज अदर वेजिटेबल्स, उसमें से आपने अपना एक एक किलो सब में से सेपरेट कर लिया। स्पेसिफिक गुड्स यानी कि आइडेंटिफाइड एंड सेपरेटेड फ्रॉम द लॉट एट द टाइम ऑफ सेल, सेल के टाइम पर। दूसरा जेनेरिक गुड्स यानी कि अनअसर्टेन्ड गुड्स, ये आइडेंटिफाइड या सेपरेटेड नहीं होते लॉट से एट द टाइम ऑफ सेल। असर्टेन गुड्स, जेनेरिक गुड्स जो कि अनअसर्टेन्ड है, उन्हीं को ही अगर हमने अलग, उनमें से कुछ गुड्स अलग सेलेक्ट कर लिए, वो बन जाएंगे असर्टेन्ड, मगर ये कब होता है? आफ्टर द टाइम ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल होम डिलीवरी करके आपने कोई प्रोडक्ट मंगवाया, तो होम डिलीवरी के टाइम पे तो हम बस ऑर्डर डिस्क्रिप्शन देखकर ऑर्डर कर देते हैं, क्या हम हैंड पिक सेलेक्ट थोड़ी करते हैं? नहीं, क्योंकि गुड्स हमारे पास है ही नहीं। वो तो हमें आके मिलता है, जब हमें मिल जाता है, डिलीवरी हो जाती है हमारे डोर स्टेप पर, तो वो हमारा चीज बाकी लॉट से अलग हो जाती है। दैट इज आफ्टर द टाइम ऑफ सेल। सेल तो पहले हो ही चुकी, पैसे आप दे चुके हैं, डिलीवरी हो रही है, ठीक है। तो ये हो गए एग्जिस्टिंग गुड्स में तीन, स्पेसिफिक, जेनेरिक और असर्टेन्ड। स्पेसिफिक और असर्टेन्ड में ये फर्क है कि स्पेसिफिक गुड्स सेल के टाइम पर ही आपने अलग छांट कर अलग कर लिए, सेलेक्ट करके आइडेंटिफाई कर लिए, सेपरेट कर लिए, जबकि असर्टेन्ड गुड्स सेल हो चुकी है, उसके बाद वो सेपरेट हुए, आपके पास तो तभी आए जब वो सेपरेट हो गए थे, मगर तब तक आप पेमेंट कर चुके हैं, याद रखिएगा, यानी कि सेल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका। चलिए नेक्स्ट इज फ्यूचर गुड्स। एज द नेम सजेस्ट, फ्यूचर में ये गुड्स मिलेंगे, यानी कि आइदर दे आर येट टू बी प्रोड्यूस्ड, यानी कि जिस टाइम पर सेल की बात कर रहे हैं ये प्रोड्यूस नहीं है। प्रोड्यूस इन्हें कब करा जाएगा? जब हम से इनके लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे, मेड टू ऑर्डर जो गुड्स होते हैं। सो दीज आर नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ सेल, या तो येट टू बी प्रोड्यूस्ड है या फिर येट टू बी एक्वायर्ड है। कई बार सेलर बोल देता है कि जी ठीक है, अभी मेरे पास ये गुड्स नहीं है, मगर जैसे ही आएंगे मैं आपको आपके पास भिजवा दूंगा, यानी कि मेरे पास अभी उनका पोजेशन नहीं है, तो ये येट टू बी एक्वायर्ड, उनको भी हम फ्यूचर गुड्स की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। एंड लास्ट इज कंटिंजेंट गुड्स। ये वर्ड आपने सुना होगा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जब हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। आई एम जस्ट अटैचिंग अ लिंक आल्सो ओवर हियर। तो कंटिंजेंट गुड्स वो गुड्स हैं जो बेसिकली ये भी एग्जिस्टेंस में तो नहीं है एट द टाइम ऑफ सेल, मगर इनका जो सेल ऑफ दीज गुड्स है वो डिपेंड करेगा किस पे? अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ठीक है। कंटिंजेंट गुड्स को इसलिए फ्यूचर गुड्स से अलग रखा गया है। दोनों में ये चीज तो कॉमन है कि एट द टाइम ऑफ सेल ये अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, मगर कंटिंजेंट गुड्स में एक और चीज ऐड हो जाती है कि उनका प्रोड्यूस होना या ना होना भी कुछ इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंड करेगा। क्लासिक एग्जांपल, एग्रीकल्चरल गुड्स, because agriculture is something which is largely dependent upon the weather conditions। तो अगर मौसम ठीक रहा तो फसल होगी तो हम ये गुड्स आपको बेच पाएंगे, अनाज, चावल, जो कुछ भी चीजें, ठीक है। तो ये हो गए कंटिंजेंट गुड्स। मूविंग अहेड, सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच का डिफरेंस यहां पर देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सेल के केस में ओनरशिप का ट्रांसफर इमीडिएट हो जाता है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल में हम ये बात करते हैं कि फ्यूचर डेट में जो है ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तो सेकंड पॉइंट बोलता है कि लॉस का रिस्क किसका, सेलर का या बायर का? क्योंकि सेल के केस में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो गई है, तो इसलिए लॉस किसका, बायर का। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई है, फ्यूचर डेट ट्रांसफर होगी, तो ओनर तो अभी सेलर ही है, तो उसी का ही रिस्क है। यानी कि याद रखिएगा एक लाइन, सेल ऑफ गुड्स में ये बोला जाता है कि अगर लॉस की बात करें तो रिस्क फॉलोज द ओनरशिप, जिसकी ओनरशिप उसी का रिस्क। थर्ड पॉइंट, काइंड ऑफ गुड्स। सेल होती है असर्टेन्ड गुड्स की, जो हमने अलग से आइडेंटिफाइड और सेपरेट कर दिए हैं लॉट में से, उनकी सेल होती है। जबकि एग्रीमेंट टू सेल जनरली वहां देखा जाता है जहां पर गुड्स अनअसर्टेन्ड है, यानी कि दे आर नॉट सेपरेटेड और आइडेंटिफाइड फ्रॉम द एंटायर लॉट। फॉर एग्जांपल कार बुकिंग, हमने गाड़ी बुक करवाई है मगर उससे भी सेपरेट थोड़ी करा है बाकी कार्ड्स में से, तो अभी हमारे सामने भी नहीं आई है। बुकिंग है, जिस दिन बुकिंग का हमें डिलीवरी की डेट आएगी कार की, उस दिन तो सेपरेट होकर हमारे सामने आएगी वो। ये हो गए काइंड ऑफ गुड्स। राइट ऑफ बायर, बायर के क्या अधिकार है सेल के केस में? बायर, क्योंकि वो ओनर बन चुका है, उसके पास क्या है, जस्ट इन रेम है, यानी कि राइट अगेंस्ट द गुड्स है।
वो गुड्स के साथ कुछ भी कर सकता है, हमने देखा था पहले एग्जाम्पल में। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में बायर के पास क्या राइट्स है? जस्ट इन पर्सोनम, मतलब कि राइट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन जिससे उसने एग्रीमेंट टू सेल एग्रीमेंट कर रखा था, और अब बाद में वो पर्सन एग्रीमेंट तोड़ता है, तो आप केस फाइल भी उसी पर्सन के ऊपर कर पाएंगे। इसको बोलते हैं जस्ट इन पर्सोनम। रीसेल का राइट सेल के केस में सेलर के पास अवेलेबल नहीं है, होगा भी कैसे? अब तो वो ओनर रहा ही नहीं, वो तो आगे बायर को ओनर बना चुका है, क्योंकि सेल की बात कर रहे हैं। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में रीसेल का राइट सेलर के पास अवेलेबल होता है। एक और टॉपिक जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, टॉक्स अबाउट सेल की बात कर रहे हैं तो कंडीशन और वारंटी के बिना तो बात चलेगी ही नहीं आगे। देखते हैं ये है क्या। कभी कभी क्या होता है, एक बायर परचेज जब करने जाता है ना किसी प्रोडक्ट को, तो वहां पर वो अपनी रिक्वायरमेंट बता रहा है सेलर को कि मुझे ये प्रोडक्ट इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए चाहिए। यानी कि वो जो रिक्वायरमेंट है उसको क्या बोला जाएगा? कंडीशन, क्योंकि वो मेन चीज है, वो रिक्वायरमेंट जिसकी वजह से वो परचेज करने आया है वहां पर। तो यानी कि ये तो एसेंशियल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस के लिए मेन चीज है। प्लस अगर ऐसी चीज जो मेन है, जिसको कंडीशन बोला गया, उसको अगर तोड़ दिया जाए, बायर सेलर उसको तोड़ दे, तो बायर के पास ये राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट यानी कैंसिल करने की डिमांड कर सकता है लीगली। वहीं कभी कभी ऐसा भी केसेस है, जबकि जनरली ऐसा ही है कि बायर के पास कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, वो प्रोडक्ट खरीदने आ गया, कोई स्पेशल डिमांड नहीं रखी, तब भी जो सेलर है वो एडिशनल सर्विसेज कुछ प्रोवाइड कराते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ मार्केट ट्रेंड और व्हाटएवर। तो वो एडिशनल सर्विसेज क्या है? उनको बोला जाता है वारंटी। ठीक है, यानी कि वारंटी मेन चीज नहीं है जिसके लिए वो सेल करी गई, वो वारंटी कोलेट्रल है, मतलब सेकेंडरी है। किसके लिए? टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी का अगर आपने ब्रीच करा, वारंटी को अगर सेलर तोड़ दे, तो उससे क्या होता है? बायर के पास राइट आएगा टू क्लेम डैमेजेस ओनली। डैमेजेस तो बायर क्लेम करेगा यहां पर, वारंटी तोड़ी गई तो, मगर वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। किन कंडीशंस में हमने देखा जाए, कौन से सिचुएशंस हैं जहां पर कंडीशन को हम वारंटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं? पहला, जब बायर ही कंडीशन को रिमूव कर दे। ठीक। दूसरा, जब बायर ये चूज कर ले कि वो कंडीशन को एज अ वारंटी ही ट्रीट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेन पर्पस के लिए गुड्स लिए थे आपने, वैसे नहीं दिए, कोई नहीं, इन गुड्स में मॉडिफिकेशन कर दो, तो वारंटी के अंदर वारंटी की तरह ट्रीट करने लगे वो खुद ही कंडीशंस को। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बन जाए कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता, काम इतना आगे बढ़ चुका है कि उसको अब रिमूव नहीं कर सकते, उसको सीवियर नहीं कर सकते, पहले जैसी कंडीशन में नहीं जा सकता सब कुछ, गुड्स इतने ज्यादा मॉडिफाई कर दिए गया जो कुछ भी। तो ऐसी सिचुएशन में कंडीशन को हम वारंटी की तरह ट्रीट करेंगे। मगर अगर बायर ने इन चीजों के लिए हाँ कर दी, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? नाउ द बायर विल लूज द राइट टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो पहले एक्सेप्ट कर चुका है, कंडीशन को वेव कर दिया या एज अ वारंटी ट्रीट करा, या कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बन गया कि अब वो तोड़ा नहीं जा सकता। तो इन सिचुएशंस में बायर के पास से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट भी जाता रहेगा। कंडीशन और वारंटी में एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, कुछ ऐसी चीज होती है जिसको बोलते हैं इम्प्लाइड कंडीशन एंड इम्प्लाइड वारंटी। इम्प्लाइड है तो ऑब्वियसली ये लॉ के थ्रू प्रोवाइड करी गई हैं, बाय डिफॉल्ट ये माना गया कि प्रेजेंट है। जैसे कि कंडीशंस एज टू टाइटल, ये प्रिज्यूम करा जाता है कि जो सेलर है वो गुड फेथ में बोनाफाइड ओनर होगा उन गुड्स का जिन्हें वो बेच रहा है, और उसके पास उन गुड्स को सेल करने का लीगल राइट होगा। हम जब कोई मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं किसी शॉप पर, तो जाकर क्या मोबाइल फोन के उस शॉपकीपर से वो जो बिल हमें जो वो मोबाइल फोन हमें बेच रहा है, क्या उन मोबाइल फोन का बिल मांगते हो उससे कि पहले मुझे वो बिल दिखाओ जो तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटर से मिला जब तुमने मोबाइल लिया? नहीं, ये प्रिजम्पशन है, ऑलरेडी ये चीज प्रिज्यूम्ड है कि वो ओरिजिनल बोनाफाइड सेलर है और उसके पास लीगल राइट है उन गुड्स को बेचने का। ये तो हो गया कंडीशन एज टू टाइटल। दूसरा, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, जो भी चीज आपने डिस्क्रिप्शन में बता रखी है गुड्स वैसे ही होने चाहिए, खासकर आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग में देखा जाता है। या फिर डीम्ड टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन, ये क्या है? अगर कोई क्लास या काइंड स्पेसिफाई कर रखी हो, फॉर एग्जांपल बनारसी साड़ी है या कोलकाता बैंगल्स और कोल्हापुरी चप्पल, तो ये बेसिकली सर्टेन एक क्लास है या एक काइंड है जो मेंशन कर दी, स्पेसिफाई कर दिया अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर।
तो इनको फॉलो करना अब आपके लिए सेलर के लिए मैंडेटरी है। या फिर गुड्स को अगर कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको डिफाइन कर रखा गया हो, जैसे मारुति सुजुकी स्विफ्ट स्पोर्ट्स एडिशन कैरेक्टरिस्टिक बता दी उसकी, या फिर आईफोन प्रीमियम गोल्ड एडिशन और OnePlus 7 Pro मैकलैरन एडिशन। तो जो भी चीजें आपने वहां पर मेंशन करी हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी आपको फुलफिल करनी अब पड़ेंगी। ये इंप्लाइड कंडीशंस हैं दैट व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय द लॉ। ऐसे ही कुछ भी बोलकर आप कुछ भी सामान सेल नहीं कर सकते। देयर हैज टू बी अ रियलिस्टिक कनेक्शन व्हाइल यू आर मेकिंग दीज क्लेम्स। Now we will talk about the rights of unpaid seller. Unpaid seller, seller भी है मगर unpaid भी है, गुड्स बेच रहा है मगर उसको पैसे नहीं मिले, तो क्या राइट है उसके पास? राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। देखिए सबसे पहला उसका राइट जो है वो होगा उन गुड्स के अगेंस्ट जस्ट इन रेम, यानी कि उन गुड्स के ऊपर उसका क्या राइट है। तो या तो उन गुड्स की उसने अगर सेल कर रखी है और पैसे मिले नहीं, तो ये क्या कर सकता है, उन गुड्स पर ये लियन का राइट इसका होता है। लिंक मैं यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ उस वीडियो का जिसमें हमने लियन की बात करी थी, ठीक है। तो सेलर के पास, अनपेड सेलर के पास उन गुड्स, जिन गुड्स की उसने सेल कर दी और पैसे मिले नहीं, उन गुड्स को के ऊपर इसका लियन का राइट्स है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है गुड्स का, डिलीवरी होने जा रही है, उनको रास्ते में गुड्स को रुकवा सकता है अगर पैसे ना मिले तो, प्लस उन गुड्स की ये रीसेल भी कर सकता है इन केस ऑफ नॉन पेमेंट बाय द बायर। अच्छा ये तो हो गया सेल के सिनेरियो में। अगर एग्रीमेंट टू सेल हो तो बहुत सिंपल है, वो एग्रीमेंट ही तो हुआ है सेल करने का, सेल थोड़ी करी, एग्रीमेंट ये यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। ये राइट इनके पास यहाँ पर भी अवेलेबल रहेंगी। दूसरी राइट होती है, ये तो पहली वाली थी अगेंस्ट द गुड्स जो हमने बेचे, उनको हम क्या कर सकते हैं, प्लस उस बायर का भी तो कुछ करना होगा जिसने हमसे गुड्स खरीदे मगर हमें पेमेंट नहीं करी, तो उसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, सेलर कैन सू फॉर प्राइस के लिए, रिकवरी के लिए केस फाइल कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है, जो भी उसको और ज्यादा एक्सपेंसेस बियर करने पड़े इस वजह से, बायर की वजह से, वो यहाँ पर वो क्लेम कर सकता है, प्लस सू फॉर इंटरेस्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हमने पढ़ रखा है ये चीज, उसके हिसाब से कि इतने साल केस चलते हो गए, इतना तो मेरा इंटरेस्ट बन गया, वो भी यहाँ पर वो चीज बायर से क्लेम कर सकता है। अब बात करेंगे ऑक्शन सेल की। ये भी तो एक तरह की सेल ही होती है, ऑक्शन सेल। ये है क्या बेसिकली, ये भी एक मेथड है सेल का जहां पर कि गुड्स डिस्प्ले करे जाते हैं, किनको, सारे प्रोस्पेक्टिव बायर्स को गुड्स डिस्प्ले करे जाएंगे, फिर उसके बाद उन प्रोस्पेक्टिव बायर्स से बिड्स इनवाइट करी जाएंगी गुड्स को परचेज करने के लिए। बिड्स हैं क्या, बिड्स आर बेसिकली दी ऑफर प्राइस गिवन बाय द बायर, यानी कि यहां पर बायर ऑफर कर रहा है, हम उसे ऑफर नहीं कर रहे, वी आर नॉट ऑफरिंग टू सेल, ही इज ऑफरिंग टू परचेज, ठीक है। ऑफर का वीडियो में का लिंक मैं यहां पर अटैच कर रहा हूं। तो बेसिकली बिड्स हैं क्या, ऑफर प्राइस गिवन बाय द बायर, गुड्स बेचे किसको जाएंगे, उस बायर को जिसने हाईएस्ट बिड लगाई, वो पर्सन जो ये सेल कर रहा है उसको बोला जाएगा ऑक्शनियर, और वो ऑक्शनियर ओरिजिनल सेलर के एजेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि वो चाहेगा कि वो सारे वो गुड्स को हाईएस्ट प्राइस, मैक्सिमम प्राइस पर सेल करे। कोई भी जब एक वैल्यू निकल कर आती है, एक्स वैल्यू अगर बिडिंग हो गई, तो जो ऑक्शनियर है वो बोलता है चलिए ठीक है, अगर 10,000 अमाउंट आया तो वो 10,001, 10,002 और 10,003 बोलने के बाद वो हैमर स्ट्राइक करता है, यानी कि वो और को ये जो 1 2 3 कर रहा है वो किस लिए, टाइम दे रहा है और लोगों को, ताकि वो 10,000 के ऊपर की बिड लगाएं। तो बेसिकली वो फायदा किसका करा रहा है, सेलर का। दैट मींस ऑक्शनियर वर्क्स एज एन एजेंट ऑफ द सेलर। और ऑक्शनियर ने एक बार अगर हैमर स्ट्राइक कर दिया टेबल पर, या बॉल स्ट्राइक कर दी टेबल पर, या फिर ऑल्सो बाय क्लैपिंग ऑफ हैंड्स, तो ये सारे कस्टमरी कुछ मैनर्स हैं जो ये प्रोनाउंस कर देते हैं कि सेल अब हो चुकी है। क्या क्या प्रोविजंस हैं ऑक्शन सेल के, प्रॉपर्टी और गुड्स आर सोल्ड बाय इनवाइटिंग बिड्स पब्लिकली, बिल्कुल ठीक बात है, बिड्स को पब्लिकली इनवाइट करा जाता है। गुड्स किसको बेचे जाते हैं, हाईएस्ट
बिडर को ऑक्शनियर सेलर के एजेंट की तरह काम करता है। गुड्स हम लॉट्स में भी, क्योंकि बहुत सारे गुड्स हैं तो उनका छोटे छोटे लॉट बना दिए जाते हैं, उनमें भी सेल हो सकती है। सेल कंप्लीट होने के तरीके कस्टमरी हैं जो हम देख चुके, फॉल ऑफ हैमर, बॉल और क्लैपिंग ऑफ हैंड्स। एक रिजर्व प्राइस या बेस प्राइस भी ये मेंशन कर सकते हैं, लगा सकते हैं वहां पर कि बिडिंग जो है इस प्राइस से स्टार्ट होगी, ये इनके पास ऑप्शन है। बिडिंग का राइट रिजर्व कर सकते हैं कि खाली ये लोग बिडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये लोग नहीं, तो ये भी ये स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहां तक कि सेलर भी बिडिंग में ले सकते हैं थ्रू देयर एजेंट, मगर शर्त यह है कि ये चीज कि सेलर भी पार्टिसिपेट कर रहा है ये बाकी बायर्स को डिस्क्लोज करी जाएगी, उनके नॉलेज में ये बात होनी चाहिए। प्रिटेंडेड बिडिंग इज फ्रॉडुलेंट एंड वॉइडेबल। कोई सेलर पार्टिसिपेट कर रहा है बिडिंग में और जानबूझकर ऐसे हाई रेट बता रहा है अपने गुड्स के, बिडिंग खुद ही लगा रहा है इस उम्मीद से कि बाकी लोग भी ज्यादा बिडिंग लगाएं, तो ऐसा करना प्रिटेंडेड बिडिंग कहलाएगा, जो कि फ्रॉडुलेंट है और वॉइडेबल है। वहीं दूसरी ओर रिगिंग और कार्टेल फॉर्मेशन इज ऑल्सो नॉट अलाउड। ये भी नहीं है कि जो बायर्स हैं वो मिलकर आपस में एक ग्रुप बना लें, कुछ हेरा फेरी करें और कम रेट में उन गुड्स को जो ऑप्शन हो रहे हैं उनको खरीदने का प्रयास करें, की कोशिश करें, क्योंकि उन्होंने आपस में पहले ही ये एक समझौता कर रखा है, एक अंडरस्टैंडिंग पे आ गए हैं कि कम कम रेट बढ़ाएंगे, कम बिडिंग से स्टार्ट करेंगे ताकि सस्ते में हमें ये गुड मिल जाए। ऐसा करना भी अलाउड नहीं है। So this is what we had about the Sale of Goods Act and 1930। आपको आई होप ये समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्ट खत्म करेंगे स्टार्ट टू फिनिश शेड्यूल के साथ। सो टिल देन जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।